फ्रेंड्स, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कई क्वेश्चंस कर देखे हैं स्टडी मटेरियल के, पास्ट ईयर के, आरटीपी, एमटीपी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और नए कंसेप्ट सीखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखिए, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड गिव्स यू द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 and 31st March 2021. You are required to prepare cash flow statement by using indirect method as per AS3 for the year ended 31st March 2021. 31st March 2021 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको। लेकिन दिक्कत यही है, देखिए स्टार्टिंग में आपको दे रखा है 31 मार्च 2020, फिर दे रखा है 31 मार्च 2021। पहले 20 है फिर 21 है, ठीक है। पास्ट ईयर पहले दे रखा है, ठीक है। फिर इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स है। एक बार एडजस्टमेंट को जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन रुपीज़ 1,80,000 इज रुपीज़ 10,40,000। ये दो फिगर कैसी दे रखी है, देखिए फिर से पढ़ो। नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 1,80,000, तो डेप्रीसिएशन 1,80,000 का है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है 10,40,000। तो ये कहते हैं नेट प्रॉफिट डेप्रीसिएशन जो कि 1,40,000 है उसको चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है 10,40,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट जनरली मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट का वैसे मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब देखिए, एक चीज होती है आईटीडी, इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर डिविडेंड माइनस होता है लास्ट में। तो आपको जो ये प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, ये टैक्स के बाद का दे रखा होता है। इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। समझ में आई बात? नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेकेंड पॉइंट कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ रुपीज 2,30,000 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ये कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स थे 2,30,000 रुपए के, वो वर्थलेस पाए, मतलब बेड डेट है, सीधी सी बात। वो बेड डेट को हमने प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया। आपको पता है बेड डेट की एंट्री क्या होती है? बेड डेट की एंट्री होती है बेड डेट्स डेबिट 2,30,000 रुपए टू क्या कम हो रहे हैं आपके डेटर, तो डेटर कम हो रहे हैं तो 2,30,000 आ जाएगा। अब अगर किसी ने प्रोविजन बना रखा होता है तो ये जो खर्चा है बेड डेट्स का, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से एडजस्ट हो जाता है। इसी के लिए तो प्रोविजन बनता है कि पीएनएल पर इंपैक्ट ना पड़े। 2,30,000 रुपए तो पीएनएल में ना जाकर ये प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया गया, ठीक है। पहले प्रोविजन बना हुआ था, तो इससे हुआ क्या, डेटर कम हो गए। देखिए, आप चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट करें, चाहे पीएनएल में लेके जाएं, बेड डेट टू डेटर तो होगी। डेटर तो आपके कम होंगे ही होंगे, उसमें आप कितना भी प्रोविजन बना लो। भाई जैसे लाइफ इंश्योरेंस कोई लेता है तो ये थोड़ी ना कि वो अमर हो गया। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको कवर मिलेगा, कोई डेथ थोड़ी ना रोक लेगा लाइफ इंश्योरेंस। वैसी चीज़ है, बेड डेट टू डेटर तो हुआ ही हुआ, लेकिन वो बेड डेट का नुकसान कहाँ एडजस्ट कर दिया हमने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। समझ में आई बात? अब ये कहते हैं हमने ऐसा चीज़ करा था, बस ये एडजस्टमेंट करी थी, ये बता रखा है। क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर? एक बार 2 मिनट लगेंगे, एक बार इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम। जैसे डेटर साल के शुरू में बैलेंस बीडी 1,000 रुपीज़ का था, आपने और सेल करी, क्रेडिट सेल करी 500 रुपये की, ठीक है। उनसे कैश मिल गया 200 रुपये डेटर से, 100 रुपये आपके डूब गए, बेड डेट मान लेते हैं, ठीक है। लास्ट में बैलेंस सीडी देख लेते हैं कितना बच रहा है। ये जैसे 1,500 हो गया, तो ये 1,200 रुपये बैलेंस सीडी बच रहा है। समझ में आई बात? अब हम करते क्या हैं, हम कहते हैं ओपनिंग डेटर इतने, क्लोजिंग डेटर इतने हैं, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हो रहा है। आप तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो स्टेप 5 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप कहते हो अच्छा ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा 200 रुपये, आप सीधा कर देते हो। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम ये एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो अंदर की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गई। कैसे हो गई? देखिए, अगर आप ये 200 नहीं करते तो बड़ा लंबा प्रोसीजर था। आपकी पीएनएल में सेल दिखाई दे रही है क्रेडिट वाली 500 रुपये की, बट ये क्रेडिट सेल है, कैश का फ्लो तो हो नहीं रहा, तो आप इसको हटाते हो -500। पीएनएल में तो ऑलरेडी एडिड है ना इनकम में, ये हटा दिया।
कैश 200 रुपये आया, हाँ वो प्लस करो क्योंकि वो पी एंड एल में है नहीं, वो लाना पड़ेगा। बेड डेट 100 रुपये का बेड डेट का नुकसान आपने पी एंड एल में खर्चों में लिख रखा होगा एक्सपेंसेस करके, आपने पी एंड एल में खर्चों में अदर एक्सपेंसेस करके बेड डेट लिख रखा होगा, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है, पैसे डूब रहे हैं, कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, ठीक है। ये नॉन कैश है, खर्चे आपने माइनस किए, नॉन कैश आइटम प्लस होती है, ठीक है। -500 + 300 अल्टीमेटली -200 आया। इतना लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े इसीलिए तो ये किया जाता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कहता है, ठीक है, ये बेड डेट जो था, ये इन्होंने इस बेड डेट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर हम बनाएं, ठीक है, हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले था 200 रुपये का, ठीक है, ये 250 रुपये ले लेते हैं, 250 रुपये का टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसमें इन्होंने बेड डेट्स को एडजस्ट कर दिया 100 रुपये, और अब बच गया वो 150 रुपये, 250। समझ में आई बात? अगर मैं आपको ये नहीं बताता, ये बेड डेट वाली बात, ये क्वेश्चन नहीं बताता, हम क्या करते हैं 250 और 150, ओपनिंग है 250, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक तरीके की लाइबिलिटी है क्योंकि डेटर पर एडजस्ट होना है, तो डेटर असेट है तो उसका ऑपोजिट मतलब ये क्रेडिट करता है डेटर्स को, तो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। 250 और 100 आपके डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, ये डिक्रीज इन करंट एसेट, सॉरी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, माइनस होती है, ये 100 रुपीज़ हम क्या करते हैं माइनस। समझ में आई बात? अब देखिए हम ये 250 से 150 रुपये को -100 कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है, ये करंट लाइबिलिटी 250 से 150 हो रही है, इसका मतलब आपने प्रोविजन, अगर ये बेड डेट आपको नहीं पता कि 100 रुपये यहाँ एडजस्ट हुए हैं, तो 250 से 150 देखकर कोई ये कहेगा अच्छा प्रोविजन कम हुआ है 100 रुपये का, प्रोविजन कम किया है तो उन्होंने रिवर्सल किया होगा, तो इनकम में डाला होगा, पहले उन्होंने पी एंड एल में इनकम में डाला होगा रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, इसीलिए, और ये कोई कैश इनकम तो है नहीं, इसलिए हम इस 100 रुपये को माइनस करते हैं। अब देखिए लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों में एक गलती हो गई। डेटर हमने ये जो बेड डेट थे 100 रुपये के, ये जो आपको 100 रुपीज़ के बेड डेट दिख रहे हैं, हमने कह दिया आपने बेड डेट खर्चों में लिखा होगा, बट असली में तो उन्होंने खर्चों में लिखा ही नहीं। वो बेड डेट तो कहाँ लेके गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, उन्होंने ये काम करा ही नहीं है। तो ये 100 रुपीज़ जो हम यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं ना, ये वाला कि ये भी एड बैक कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपने पी एंड एल में एक नॉन कैश एक्सपेंस दिखा रखा है, ये सच्चाई तो नहीं है, तो केवल -300 ही होना चाहिए कायदे से। तो ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये इनकम में भी कहाँ लेके गए हैं बेचारे, कोई रिवर्सल नहीं हुआ प्रोविजन का, वहाँ बेड डेट की एडजस्टमेंट हुई है 100 रुपीज़ की, ठीक है। ये कोई पी एंड एल में इनकम होती तो रिवर्स करते तब चलता, लेकिन ये तो बेड डेट्स की एडजस्टमेंट हुई है, तो ये आपको 100 रुपीज़ कायदे से लिखने ही नहीं चाहिए जब आपको अंदर की बात पता चले तो ये 100 नहीं लिखने चाहिए, लेकिन ये ऊपर -300 लिखना चाहिए। अब ये नहीं पता होकर हम क्या करते हैं, ऊपर -200 नीचे -100 दोनों के लिए, तो अल्टीमेटली वही -300 पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये बेड डेट की डिटेल दे दी तब भी बात वही है, और बेड डेट की डिटेल आपको नहीं पता तब भी बात वही है। आई होप आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, क्रक्स समझ में आया होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बेड डेट्स को प्रोविजन में एडजस्ट कर भी दिया, तो जितने से आपका इम्पैक्ट करेगा वो करंट एसेट, कि हमने डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग ले लिया और उसको एडजस्ट कर दिया वर्किंग कैपिटल नॉर्मल की तरीके से, बट ये नहीं सोचा कि बेड डेट तो उन्होंने पी एंड एल में ना ले जाकर प्रोविजन में लेके गए होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती हमारी कहाँ ठीक हो जाती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। हम प्रोविजन को भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग चेक कर कर केवल प्लस माइनस कर देते हैं, ये कहाँ सोचते हैं उसमें भी तो एक नॉन कैश आइटम है, तो वो नॉन कैश ये नॉन कैश आपस में एडजस्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नहीं पड़ेगा। आपका अपना जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, दोनों तरीके से उन्होंने आंसर बोल रखा है, बोला आपको करके दिखाना करके दिखाइए, अदरवाइज नीचे नोट देके लिख रखा है कि आप इसको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? आइए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सी कंपनी है ये, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड। आइए
फॉर्मेट तैयार करते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। सबसे पहले क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, इस नेट प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स देख लेते हैं कितना दे रखा है। कहाँ होता है? करंट लाइबिलिटी के अदर करंट वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो है ही नहीं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे ही नहीं रखे, इसका मतलब कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कितना हो गया? 10,40,000 रुपये। समझ में आई बात? ऐड सेकेंड और थर्ड स्टेप, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड बैक करते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन ने कहा 1,80,000 रुपये है, ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ कितना है? 1,80,000। एक काम करें, एसेट अकाउंट तो नहीं बनाना, एक बार चेक कर लें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रीसिएशन, साल के शुरू में 610 है और साल के एंड में 790 है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो कितना बढ़ा? 1,80,000 रुपये बढ़ा, और 1,80,000 ही क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। और तो कोई हमारे असेट है नहीं, पीपीई ही दे रखी है केवल। समझ में आ गई बात? तो डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ हो गया। कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ चेक करिए, इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है। लॉस ऑन सेल, सेल की तो कोई डिटेल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन ऑपरेटिंग, मतलब थर्ड स्टेप, इंटरेस्ट पेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पेड के लिए या तो क्वेश्चन डायरेक्टली बताता, क्योंकि इंटरेस्ट पेड बैलेंस शीट में थोड़ी ना मिलेगा, इंटरेस्ट पेड तो P&L की आइटम है, या फिर हिंट देता, परसेंटेज लगा दे किसी लोन के आगे। तो देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग है 1 नंबर पे, 9% डिबेंचर्स, लेकिन कहता है इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले 0 थे, बिल्कुल एंड में जाकर 9 लाख रुपए हुए, तो इस साल तो इंटरेस्ट बनता नहीं उस पर, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं, तो फिर यही क्या हो गया? 1,80,000 रुपये ही पूरी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया। अब इसके बाद लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कुछ है क्या लेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स? जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जिस पे आगे रेट लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी कुछ नहीं है। इसी को क्या बोल देते हैं हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये आ गया 12,20,000 रुपये, है ना, 12,20,000 रुपये हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। ऐड क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं। चलते हैं अपने बैलेंस शीट पर। करंट एसेट में पहला दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में इतनी है, साल के एंड में इतनी है। क्या ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगी? करंट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, बट कहीं ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट में तो नहीं जाएगी। अगर ये 3 महीने वाली होती तो जाती, या तो क्वेश्चन बताता कि ये 3 महीने वाली है, बट नहीं बताया, तो ये तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको ट्रीट करेंगे बाद में। हम वो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लेते हैं जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे, कैश इन कैश इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, और कहीं ट्रीट नहीं होना चाहिए, या ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। आइए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, हाँ डिक्रीज हो रही है। कितने से? पहले 20,10,000 रुपये थी, नेक्स्ट ईयर में साल के एंड में कितनी हो गई? 19,20,000 रुपये। तो ये हो गया 90,000 का फर्क आ गया, ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री
90,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल के लिए नीचे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं साल के शुरू में 2390, साल के एंड में, ये तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी में ही था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो क्या इसमें कोई इंक्रीज हो रहा है? 150 से 190 हो गया, हाँ 40,000 की बढ़ोतरी है तो 40,000 रुपये बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इसमें लिख दीजिए। समझ में आई बात? इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, हमें तो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी चाहिए। चलिए करंट लाइबिलिटीज में पहला तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ट्रेड पेबल में कोई इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, ये तो डिक्रीज हो रहा है। अदर करंट लाइबिलिटीज, सेकेंड पॉइंट में अदर करंट लाइबिलिटीज, कोई इंक्रीज हो रहा है क्या इसमें? नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिविडेंड पेबल तो वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ठीक है, इसका उल्टा लेस करते हैं। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे थे ही पॉइंट्स। सबसे पहले चलते हैं, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स 2390 से 2830 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 4,40,000 रुपये, 4,40,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, समझ में आई बात? ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें भी इंक्रीज है 30,000 रुपये का, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, माइनस करेंगे इसको भी। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी में चलिए, ट्रेड पेबल में डिक्रीज है कितने का? 60,000 रुपये का। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000, माइनस करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद क्या था? अदर करंट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये भी डिक्रीज है, कितने का है? 60,000 रुपये का। ठीक है, 60,000 का इसमें भी डिक्रीज है, इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस करके है ना, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया 4,40,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, ये तो सब नेगेटिव में है और ऊपर दो पॉजिटिव में है, 1,30,000 के। तो 4,60,000 रुपये माइनस में आ गए। ठीक है, 4,60,000 रुपये माइनस में आ गए। कोई टैक्स पेड है क्वेश्चन में? टैक्स पेड तो दे नहीं रखा कुछ, तो इसका मतलब यही जो अमाउंट आएगा निकल कर 7,60,000 रुपये, 7,60,000, यही क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यही कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं। चलिए चलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थर्ड पॉइंट में 2730 से 40,70,000 रुपये हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी? 27,30,000, तो परचेज करा होगा इस साल, कितने का परचेज है? 13,40,000 का। ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का परचेज करा? 13,40,000 रुपये। पैसा जाएगा, आउटफ्लो है तो माइनस होगा। आगे बढ़ते हुए, और कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, करंट एसेट में चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट 1180 से कितनी हो गई? 15 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये 3,20,000 रुपये हो गया। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा, तो ये हो जाएगा
16,60,000 रुपये का, क्या बोलेंगे इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आइए अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के लिए अपने फाइनेंस चेक करिए, शेयर कैपिटल वगैरह। शेयर कैपिटल 50 से 50 ही है, कुछ नहीं बढ़ोतरी हुई। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फर्स्ट पॉइंट में डिबेंचर्स इशू करें 9 लाख रुपए के, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स 9 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने की है, 9 लाख रुपए के। और कोई लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1.5 लाख से 3 लाख हो गए, ये भी बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टेकन कितने की ली, 1.5 लाख रुपए की। और कोई डिविडेंड पेबल 1.5 लाख से 0 हो गए। पिछली क्लास में भी बताया था आपको, डिविडेंड पेबल की लाइबिलिटी आपने पे करी, तो डिविडेंड पे करा कितना, 1.5 लाख रुपए का। 1,50,000 था ना, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, इसमें पैसा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बच गया 9 लाख रुपए। अब 16,60, तो ये तो नील आ गया, पहले इसको लिख लेते हैं। 9 लाख क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये है नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया। ऐड कर दीजिए इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, चेक करिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 15-20, और एंड में भी कितना है, 15-20। होना भी यही चाहिए, क्योंकि नेट चेंजेस तो 0 है। तो 15,20,000, 15-20 में 0 ऐड करेंगे तो 15,20,000। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आंसर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल में एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बैलेंस शीट नहीं दे रखी, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। मेसर्स ज्योति ऑफ स्टार्स ऑयल लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, और आपको कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन अकॉर्डेंस विद AS3। देखिए इन्फॉर्मेशन कितनी भी गिवन हो, आपको एक चीज़ मालूम है कि हमारे को अपने स्टेप्स पर ही ध्यान देना है कि कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए उसमें डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड तो नहीं बता रखा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, डेप्रीसिएशन। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड तो लगेगा नहीं ऑपरेटिंग का, इनडायरेक्ट मेथड ही लगेगा। डायरेक्ट के लिए तो आपको कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट परचेज, ये कैश परचेजेस, ये सब चीज़ें हो देनी चाहिए उसको, बट नहीं दे रखी। तो नेट प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 25,000 की बने, और प्रोविजन इस बार कितना बनाया इनकम टैक्स का, ये बनाया 5,000। वैसे डिविडेंड इन्होंने पे करा है 8535, लेकिन मैंने कहा था ITD टैक्स के बाद के प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो डिविडेंड तो अभी उसमें से कुछ करा ही नहीं, तो आप डिविडेंड एडबैक क्यों करोगे? डिविडेंड तक तो वो पहुंचे ही नहीं, उसके बाद तो फिर वो नेट प्रॉफिट कहाँ रह जाएगा, वो तो फिर क्लोजिंग बैलेंस इन P&L आ जाएगा। समझ में आई बात? तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया उन्होंने 5,000। हाँ, ये प्रोविजन बनाया उन्होंने,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचने के लिए पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप पहली क्लास देख लेना जाकर अगर आपको ये नहीं पता तो, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो प्रोविजन एड बैक करना पड़ेगा 5,000 का। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 30,000। एड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एड बैक करते हैं जो जो क्वेश्चन में दे रखी हो। देखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये रुपीज़ इन लैख है तो इसको रुपीज़ इन लैख लिख लेते हैं यहाँ पर, रुपीज़ इन लैख, रुपीज़ इन लैख। ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में पहला डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन पढ़िए, देखिए ये लिखा डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करा इन्होंने, 20,000 का। डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ कितना है, 20,000 का डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ है। तो डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ 20,000 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन के बाद नेक्स्ट होता है लॉस ऑन सेल। कोई लॉस ऑन सेल है, हाँ दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 40 का। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना हो गया, 40। और कोई लॉस ऑन सेल के बाद इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ वगैरह एक बार पढ़ लीजिए पूरा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कोई और नॉन कैश आइटम तो नहीं मिल रही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन अरियर, रिसीट ऑफ ग्रांट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओपनिंग क्लोजिंग, आपको कोई नॉन कैश आइटम नहीं मिली। ठीक है, नॉन कैश आइटम क्या हो सकती थी, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, कोई राइट डाउन करी आपने कोई चीज़। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन करे ना पिछली बार स्टडी मटेरियल से। लॉस ऑन सेल हो गया। अब इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग मतलब एड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सच एज इंटरेस्ट और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट पेड दे रखा है 10,520। कौन सा ले हम, ध्यान से, मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब इनडायरेक्ट मेथड बताया था बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आप P&L को रिवर्स कर रहे हो, P&L में आप क्या लेके गए होंगे, अक्रूवल बेसिस वाला। P&L तो अक्रूवल बेसिस पर ही बनता है, तो जब अक्रूवल बेसिस पर बना था तो आप 10,000 लेके गए होंगे, तो आप रिवर्स भी कितना करोगे, 10,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 10,000, वो रिवर्स करोगे। आपने एक्चुअल में पेमेंट ज़्यादा करी, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो वो फाइनेंसिंग में जब डायरेक्ट मेथड से चलोगे तब आप उसमें करना। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग आर ऑलवेज डायरेक्ट, वो डायरेक्ट मेथड से ही होते हैं, बट यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, आप P&L को रिवर्स कर रहे हो। तो P&L में खर्चा 10,000 गया होगा, अक्रूवल बेसिस पे बनता है P&L, इसलिए उसको एड बैक कर दिया। आई बात समझ में। कोई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स तो है नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, लेस क्या करना जाता है, लेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो, जैसे क्या क्या हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो है ना इसमें क्वेश्चन में। ये देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 100, और इंटरेस्ट इनकम कितनी है 2506। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम है 2506 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 100 का। आई बात समझ में। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया 100 और इंटरेस्ट इनकम ले ली 2506 की, और कोई आइटम दे रखी है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो भी निकल के आएगा इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये कितना आ गया 60,040 माइनस 2506 माइनस 100 57,434। अब इसमें करते हैं वर्किंग कैपिटल की कुछ एडजस्टमेंट्स, ऐड करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है,
मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश इन बैंक, तो ऑब्वियसली कैश इन बैंक के अलावा ही लेते हैं 56081, बट वर्ड बोला वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। देखिए, इंक्रीज इन दिस, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे ही बोल सकते हैं आप इसको। इन्होंने नेट कर इंक्रीज दे दिया, तो बात तो वही हुई। इसका मतलब वो जो ऐड वाला था ना, डिक्रीज इन करंट एसेट, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा। मतलब ये जो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज वाला है, ये तो निल है। लेकिन क्या दे रखा है? इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो कितना दे रखा है? सीधा वर्किंग कैपिटल बता रखा है, कितना है वो अमाउंट? 56081, 56081 माइनस कर देंगे, 56081 माइनस कर देंगे तो 1353 निकल के आ गया। ठीक है, 1353, इसमें लेस कर दो क्या? टैक्स कितना पे करा वो माइनस कर दीजिए। टैक्स पेड कितना है? क्वेश्चन ने बताया था आपको, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 4248। ठीक है, 4248, 4248 अमाउंट आ गया 2895, 2895। लेकिन ये माइनस में आया है, इसको क्या बोलेंगे हम? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इतना कैश यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो है उसको देखते हैं। चलिए शुरुआत से देखते हुए चलते हैं। यहाँ कहता था लॉस ऑन सेल हुआ और बुक वैल्यू ये है, 185 की उसकी बुक वैल्यू थी और उस पर 40 का लॉस हुआ है। तो 40 का लॉस मतलब बिकी कितने की? 145 की बिकी, तो 145 सेल ऑफ असेट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 27765 और उस पर प्रॉफिट हुआ है 100 का। तो 27765 पे 100 का प्रॉफिट हुआ है, तो 27865, 27865। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सब में पैसा आएगा ना, इसलिए प्लस में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको मालूम ही है वैसे। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड कितनी हुई? 2506। ठीक है, तो ये 2506 आपने ऊपर भी लिखा था ना, ये देखिए ये रहा 2506 इंटरेस्ट रिसीव्ड। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। और कुछ दे रखा है इसमें। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है 14560 की, 14560 परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पैसा जा रहा है इसमें तो माइनस में आएगा। और देखते हैं कुछ दे रखा हो तो फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जब दो लोग मिलकर कुछ पर्पस के लिए कुछ काम करते हैं तो वो आता है जॉइंट वेंचर। दो बिजनेसेस आपस में जुड़कर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो एक जॉइंट वेंचर में एग्रीमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, उसमें पैसा लगाया 3850। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, उसके लिए एसेट वगैरह खरीदे होंगे 3850। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 34740, 34740 कंस्ट्रक्शन करवाई है आपने, वर्क इन प्रोग्रेस। पैसा जा रहा है इसमें भी। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल से रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट
कैपिटल प्रोजेक्ट, किसी असेट वगैरह के लिए ग्रांट मिली है 12 लाख की, मतलब ठीक है। तो ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, समझ में आई बात? और तो कुछ नहीं है ना, और तो बोरिंग्स दे रखी है। चलिए फिर इसका टोटल लगाते हैं। 145 प्लस में है, प्लस 27865 है, प्लस 2506 है, माइनस 14560, माइनस 3850, माइनस 34740, प्लस 12, तो ये 22622 माइनस में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गई बात? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते कितना आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग से चलिए। डिविडेंड पे करा 8535 डिविडेंड पेड। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, तो 8535 माइनस में लिख दिए। और कुछ इंटरेस्ट पेड कितना करा? 10,520, ठीक है, 10,520 इंटरेस्ट पेड है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, पैसा जा रहा है इसमें भी। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर, शेयर से पैसा आया, पहले नहीं दिया था अब दे दिया, तो आउट इनफ्लो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स की प्रोसीड्स आई है, कितने की? 2 रुपये की, मतलब वो लाख में है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 25,980, 25,980 लॉन्ग टर्म बोरिंग टेकन। और एक दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टेकन। इन सब में पैसा आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 20575, 20575 देख लेते हैं। 2 प्लस 25980 प्लस 20575 माइनस 8535 माइनस 10520, 27502, ये क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों का नेट निकालते हैं। नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब A प्लस B प्लस C। दो तो माइनस में थे, 22622 और 2895, तो 1985 हो गया, 1985। इसमें ऐड कर दीजिए आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? 5003 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बच गया 6988। 6988 ही क्लोजिंग आ रहा है, मैच करिए ये आपका 6988। ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।